हेलो साथियों। और यहाँ पे हम अगस्त मंथ के लास्ट वीक को कवर करेंगे। और वैसे तो देखो, वीक में तो 7 डेज होते, लेकिन यहाँ पे हम 10 दिनों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि 22 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने को तो ये वीक है, लेकिन 10 डेज के यहाँ पे करंट अफेयर्स सारे आपको इंपॉर्टेंट वाले मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है प्रश्न कि अभी 2024 में जो नवे आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप होंगे, ये कहाँ पे होंगे। आप सभी को पता है ये पहले कहाँ पे होने वाले थे, बांग्लादेश में होने वाले थे। लेकिन बांग्लादेश की हालत आप सभी को पता है, वहां पे राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, हिंसा दंगे ये सब चल रहा है वहां पे। इसीलिए आईसीसी ने डिसाइड किया कि अब ये यहाँ पे नहीं होंगे, और कहाँ पे होंगे, इसको शिफ्ट कर दिया है यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। ये अक्टूबर महीने में होंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई और शारजा जो शहर है, वहां पे ये आयोजित किए जाएंगे। तो इतना सा आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं। तो आंसर होगा अशोक कुमार सिंह बनाए गए हैं। इसको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, नाम याद रखना, अशोक कुमार सिंह बन गए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है। पहली महिला है, इसलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डायना पुंडल। तो डायना पुंडल ये कहाँ की रहने वाली है, पुणे महाराष्ट्र की ये रहने वाली है। और अभी इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को इन्होंने जीत लिया है। ये रेस जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है। इसी कारण से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है, इनको कौन सी रेटिंग दी है। तो आंसर हो जाएगा A+। तो अमेरिकी मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस, और अभी इसी ने आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया है। मतलब देशों का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके जो गवर्नर हैं, तो उसमें टॉप स्थान दिया है हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसके गवर्नर शक्तिकांत दास। वैसे टॉप पे 3 देशों के जो गवर्नर हैं, वहां के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं, उनको टॉप पे रखा है। वो 3 मैं आपको बता दूं कौन कौन है। एक तो ये आरबीआई गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास, एक डेनमार्क के हैं क्रिश्चियन कैटल, और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन है। हमें तो हमारा याद रखना है, A+ रेटिंग इनको दी गई है, ये याद रखना। आरबीआई के स्टैटिक में आपको बता दूं स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में इसका मुख्यालय मिलेगा। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के, पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान को। अच्छा, शेफ डे मिशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप यूं समझो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एथलीट होते हैं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने और आयोजन समिति के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। जो इससे पहले पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें शेफ डे मिशन गगन नारंग को बनाया गया था, ये याद रखना। अभी आपको याद है पेरिस पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर 2 जने हैं, सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंध है, और भाग्यश्री शॉर्ट पुटर है, ये दोनों बने थे। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ। ये डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इसमें गोल्ड एक हमारे पास आ चुका है, वो गोल्ड किसने जीता है ये आप मुझे बताएंगे, उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताएंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने प्रॉम्प्ट ड्रिप्स जल विद्युत डीपीआर नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अभी लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर साहब ने। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। कौन सा मंत्रालय दे दिया इनको, पावर और आवास मंत्रालय दे दिया है। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें इस प्रश्न में, तो ये 3 प्लेटफॉर्म के नाम आपको याद रखने हैं। किसने लॉन्च किया है, हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री या पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया है। और उद्देश्य क्या है, देश में बिजली क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, उसी के लिए इनको लॉन्च किया गया है। फिर भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो मेन बात थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी 19वें CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसने किया? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़, जो कि कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे हमने बात करी 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव की। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, अभी अगस्त में ही उद्घाटन किया हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। इसका ये अभी 19वां संस्करण है जो 2024 में हुआ है। पहला संस्करण 2005 में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। इस बार की थीम याद रख लेना, भविष्य का निर्माण इस बार की थीम है। वैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? संजीव पुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि टोमिको इटुका ये दुनिया की अभी सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है, वे किस देश की है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा जापान। और ये याद रखना, सब दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है। तो कितनी उम्र है ये जरूर ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको, 116 वर्ष इनकी आयु है। और टोमिको इनका नाम है, ये जापान की है, दुनिया के सबसे उम्रदराज बन गई है। क्योंकि इनसे पहले जो उम्रदराज थी आपको याद होगा, उनका नाम था मारिया ब्रान्यास। उनका मारिया ब्रान्यास मोरेरा नाम ऐसा कुछ था, MBM। वो स्पेन से थी, आपको याद होगा। उनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया, उनकी उम्र 117 वर्ष थी, अब निधन हो चुका है। तो उनके बाद जो जीवित सबसे उम्रदराज है वो बन गई है टोमुका। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे हमने कब मनाया? आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, 23 अगस्त को। और ये भी जानते हैं 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि हमारा जो मून मिशन है चंद्रयान-3 वो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड किया था, और इस तरह से भारत चांद पे जाने वाला चौथा देश बन गया है। लेकिन हमने लैंड किया था साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे जाने वाला पहला देश ये भारत है। और वो हमने जो लैंडिंग की थी वो 23 अगस्त 2023 को ही की थी। इसीलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, इस बार पहली बार मना रहे हैं, याद रखना। बाकी चंद्रयान-3 के बारे में आपको कई बार डिटेल में बता चुका हूं हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। इसमें जो याद रखने वाली नई बात है वो ये है, इसकी थीम। थीम आपको याद रखनी है, क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। बाकी क्योंकि ये सारे बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये थीम नई है तो इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी 26वें सीएट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। देखो ये जो अवार्ड्स दिए गए ने, कौन से? सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए इस बार, ये इस सेशन के लिए दिए गए 2023-24 के लिए, और इस बार 26वां संस्करण रहा है। अब ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लिस्ट मैंने सबकी लगा दिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रखना, राहुल द्रविड़ को ये सम्मान दिया गया, और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है। बाकी टेस्ट मैच में बैटर और बॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, उसी तरह से ओडीआई में किसे चुना गया, T20 में किसे चुना गया, ये पुरुषों में हम पढ़ रहे हैं। बाकी वुमेन्स के लिए बेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, बैटर और बॉलर यहाँ पे दिया गया है। और अदर अवार्ड्स में एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में BCCI के जो भी वर्तमान में सचिव हैं जयशा, इनको दिया गया है। तो मैंने ये दो आपको बताए, ये ध्यान रखना। बाकी आप एक बार सारे रीड कर लेना, ठीक है? याद रखने वाली बात है तो ये दो जरूर याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स का प्रमुख अभी किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा राजीव गौबा को। तो आपको पता है कोलकाता में जो RG कर मेडिकल कॉलेज है, वहां पे ड्यूटी के दौरान एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद के सारे माहौल आपको पता ही है, देश में व्यापक प्रदर्शन चल रहा है। और उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने अभी देश में चिकित्सा पेशेवरों यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इन्होंने इसके गठन का आदेश दिया था। गठन किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और किसकी अध्यक्षता में किया है यही प्रश्न पूछा है, तो राजीव गौबा। और राजीव गौबा कौन है? तो अभी तक ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे। लास्ट अगस्त में ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब इनको अपॉइंट किया गया था तब ये कैबिनेट सचिव थे। तो इस नेशनल टास्क फोर्स में 14 मेंबर हैं, जिसमें से 10 डॉक्टर हैं, और हेड कर रहे हैं राजीव गौबा, इनका नाम याद रखना है। अब मैंने कहा ये रिटायर्ड हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी, अब ये नहीं रहे हैं वर्तमान में, तो अब नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन आ गए हैं, उनका नाम भी याद रखना, टीवी सोमनाथन उनका नाम है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अब अध्यक्ष यहाँ समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में देखो चेयरमैन। चेयरमैन नहीं है, यहाँ पे लिखा प्रेसिडेंट।
ये जो प्रश्न है ये प्रेसिडेंट को लेकर के है। वैसे इसकी चेयरमैन भी बन गई है अभी, वो प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा। आप कमेंट करके बताना चेयरपर्सन अभी कौन बन गई है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, आगे आएगा वो प्रश्न, लेकिन यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो नए प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार। और ये किनका स्थान लेंगे, तो ये देवजानी घोष का स्थान लेंगे। लेकिन कब लेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, नवंबर 2024 में। ये नवंबर 2024 में देवजानी घोष रिटायर्ड होंगे, उसके बाद राजेश नाम्बियार ये यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाएंगे नेस्कॉम के। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। स्थापना होती है 1988 में। बाकी ऑप्शन पे चलते हैं। संजय नायर ये एसोचेम के अभी नए हेड बने थे। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर बने। और रॉबर्ट जे रवि, के रवि नहीं, रॉबर्ट जे रवि ये अभी बीएसएनएल के सीएमडी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेस्ट जो एयरपोर्ट है उसका खिताब अभी किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पर है, हैदराबाद में है। और लगातार तीसरी बार इसने ये खिताब जीता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश में हनुमान जी की स्टैचू जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन ये स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई अभी अमेरिका में। अमेरिका के टेक्सास में ये हनुमान जी की स्टैचू स्थापित की गई, स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया। इसकी हाइट की बात कर ले तो 90 फुट है ये, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी किसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सचिवालय का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, तो ये भारतीय हैं। तो इनका नाम क्या है, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, संजीव रंजन इनका नाम है। IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर से जो सीमा लगाने वाले देश है उनके बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस संगठन का। इसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो 23 है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉरिशस में। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अल फारसी, ये इंडोनेशिया से हैं। और अब भारतीय आ जाएंगे इनकी जगह, उनका नाम संजीव रंजन है। कब से आएंगे लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी 2025 से ये अपना पद संभालेंगे। आज हम अपॉइंट किया गया तो मैंने आपको बता दिया, जब ये पद संभालेंगे ना 1 जनवरी 2025 को, तब भी मैं आपको फिर से रिपीट कराऊंगा ये प्रश्न। बाकी और ऑप्शन देख लीजिए। मनोज मित्तल, तो ये अभी सिडबी के सीएमडी बने थे। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो ये बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक है उसके सेक्रेटरी जनरल बने और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय है। मौसमी चक्रवर्ती की बात करें तो आकाशवाणी जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो कहते हो उसकी डायरेक्टर जनरल बनी थी। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारत का पहला पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान संग्रहालय ये किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो उत्तर तो याद रखना हरियाणा में। अब हरियाणा में भी कहां पे, तो पहले तो ये देख लो, भारत का ये पहला संविधान संग्रहालय है और उसका नाम क्या रखा है, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। और हरियाणा में जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसके परिसर में इसका उद्घाटन किया जाएगा 26 नवंबर 2024 को। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम मनाते हैं, तो याद रखना। पूछेंगे आपसे भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बताओ किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की, तो आंसर होगा KS चित्रा को। तो दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहली चीज तो याद रखना कौन सा राज्य देता है, मध्य प्रदेश सरकार, कौन सा पुरस्कार है, तो ये लता मंगेशकर पुरस्कार है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। तो ये दो जनों को दिया जा रहा है, उत्तम सिंह को और जो पार्श्व गायिका है KS चित्रा को। लेकिन किस किस वर्ष के लिए किसे दिया जा रहा है, तो उत्तम सिंह को तो 2022 के लिए दिया जा रहा है और जो KS चित्रा है उनको 2023 के लिए दिया जा रहा है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। इसको आप कंफ्यूज मत कर देना, जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार है उससे। ये लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अभी नया नया शुरू किया है और 3 जनों को अभी तक दे चुके हैं। जैसे कि 2022 का सबसे पहले दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद 2023 का दिया गया था आशा भोसले को और अभी 2024 की भी घोषणा हो चुकी है, अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो ये लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार है जो उनके पिताजी के सम्मान में दिया जाता है। और ये जो मध्य प्रदेश सरकार है ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता, अवनी सेविंग अकाउंट ये शुरू किया है, तो याद रखना बंधन बैंक ने। इतना सा आप याद रख लो, अवनी बचत खाता किसने शुरू किया, तो बंधन बैंक ने।
बंधन बैंक के स्टैटिक भी बता दूं, 2015 में स्थापना होती है, मुख्यालय इसका कोलकाता में है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। आपका भला सबकी भलाई इसकी टैगलाइन होती है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया या कौन सा पदक जीता? तो ये दूसरे स्थान पर है, यानी कि इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसकी बात कर रहे हैं? लुसाने डायमंड लीग की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने 89.49 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर जीता है। बात करें पहले स्थान पे कौन रहे या गोल्ड किसने जीता, तो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 90.61 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड जीता है। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024, वहां पे आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने तो सिल्वर मेडल ही जीता था। वहां पे इन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया था, सिल्वर जीता। और वहां पे ब्रोंज इन्होंने जीता था, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने। और वहां पे गोल्ड किसने जीता था? वो एक रिकॉर्ड था, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। कितने थ्रो के साथ? 92.97 मीटर का थ्रो करके, और ये एक रिकॉर्ड है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है, तो आंसर होगा अमूल को। तो ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनी है अमूल, ये दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गया है। इसे ए प्लस ट्रिपल ए प्लस रेटिंग मिली है। जबकि सबसे मूल्यवान कंपनी की बात करें या सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल ब्रांड की बात करें तो वो नेस्ले है। और वैल्यूएबल में बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, तो अमूल कौन से स्थान पे आता है? ये 22वें नंबर पे आता है। पहले स्थान पे नेस्ले आ गया, ये 22वें स्थान। ठीक है, भारत के वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे मैंने रैंकिंग भी आपको बता दी है। ब्रिटानिया 68 पे है, मदर डेयरी 87 पे है और नंदिनी 95 पे। टॉप 100 में ये 4 कंपनियां हैं, 4 भारतीय कंपनियां हैं। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से इनको रैंकिंग दी गई है। ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा नेस्ले की है। कितनी ब्रांड वैल्यू है ये भी मैं आपको बता दूं, $3.3 बिलियन की है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बनाया गया या बताया गया, दर्जा दिया गया, तो आंसर होगा अमूल को। तो याद रखेंगे सिंपल सा, जो भारतीय ब्रांड है ये अमूल, ये भी दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बन गया है। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करते हैं, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है जिसकी वैल्यू सबसे अधिक है, तो इसमें नंबर 1 पे नेस्ले आता है। और नेस्ले ये कहाँ का है? ये स्विट्जरलैंड का है। इसकी वैल्यूएशन कितनी बताई गई है? $20.8 बिलियन, इतनी वैल्यू के साथ ये इस लिस्ट में टॉप पर है। और वहीं अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो टॉप 100 में भारत की 4 कंपनियां हैं, उनकी रैंकिंग भी मैंने यहाँ बता दी। जैसे अमूल की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से अमूल 22वें स्थान पे आता है, इसकी वैल्यूएशन $3.3 बिलियन है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो टॉप पे नेस्ले है, अमूल 22वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमने बात करी दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड, तो मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड ये अमूल है, इतना सा याद रखना। दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक ये कहां पर बनेगा, तो याद रखना ये बंगलुरु में बनेगा। और इसकी हाइट होगी 250 मीटर। मतलब इस पे चढ़ के अगर आप देखोगे तो पूरे शहर का, पूरे बंगलुरु का 360 डिग्री व्यू आपको मिल जाएगा। इसको बनाने में लागत आने वाली है 500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 21 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा देखो, बुजुर्गों से संबंधित मैंने आपको टोटल 3 दिवस बताए थे। एक तो ये हो गया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, एक याद रखना अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है 1 अक्टूबर को, एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस होता है 15 जून को। तो ये तीनों ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा ने। तो है क्या इस योजना में, तो इस योजना में कहा गया कि भैया उड़ीसा की जो महिलाएं हैं उनको अगले 5 सालों में, जो महिला 21 से लेकर 60 वर्ष की आयु की हैं, उनको अगले 5 सालों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक साथ नहीं देंगे, अगले 5 सालों में देंगे, यानी कि आप कह सकते हो हर साल उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और 10,000 रुपए भी एक साल में 2 किस्तों में दिए जाएंगे, 5-5 हजार रुपए करके। एक 5,000 रुपए तो राखी के समय दिए जाएंगे और दूसरे 5,000 रुपए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। तो सिंपल से याद रखना, सुभद्रा योजना ये उड़ीसा ने लॉन्च की है। फिर अगले प्रश्न में एक और योजना आ गई, दीनदयाल स्पर्श योजना। इसको किसने शुरू किया, तो डाक विभाग ने इसको शुरू किया है। तो डाक विभाग ने अभी देश के छात्रों के बीच फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। फिलैटली का मतलब क्या होता है, डाक टिकटों के संग्रह या उसके अध्ययन को फिलैटली कहते हैं।
तो याद रखना कौन सी योजना है हमारी, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने शुरू किया है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट ये कौन सा है? तो आंसर होगा रूमी 1। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम रूमी 1 है, इसको अभी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। साथ में ये भी याद रखना कि ये जो रूमी 1 है ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड मतलब आप समझते हो, जो एक से ज्यादा चीजों जिसमें होती है। अब यहाँ पे हाइब्रिड रॉकेट का यहाँ पे मतलब ये हो गया, ये ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल से और लिक्विड फ्यूल दोनों से ये चलता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा है। और हमने कहा ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। बात करें इसको किसने लॉन्च किया, तो स्पेस जोन इंडिया जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, चेन्नई का स्टार्टअप है, उसने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया, तो तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक गांव है थिरुविंडथई, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। अपने साथ ये कुछ सैटेलाइट्स लेकर के गया है, 3 क्यूब सेट और 50 पिको उपग्रह को ये लेकर के गया, उनको अपने ऑर्बिट में इसने छोड़ दिया है। क्या क्या ये बातें याद रखनी है, दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है, उसका नाम क्या है, रूमी 1 है। और ये आपका भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट भी है। कहाँ से इसको लॉन्च किया, तमिलनाडु में चेन्नई के पास से इसको लॉन्च किया है। किस कंपनी ने बनाया है, स्पेस जोन इंडिया कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, तो इन्होंने किस नाम से एक ई पत्रिका ई मैगजीन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सपनों की उड़ान। तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी एक ई मैगजीन को लॉन्च किया जिसका नाम सपनों की उड़ान है। एनसीईआरटी के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। और इसका जो उद्घाटन है, मतलब जो पहली जो संस्करण है इसका सपनों की उड़ान का, इसका जो विषय है, थीम है अंतरिक्ष। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो भी कहानियां होंगी, जो भी किस्से होंगे, जो भी कविताएं होंगी, वो सब अंतरिक्ष से संबंधित होंगी। और अभी तो ये त्रैमासिक क्वार्टरली आएगी, बाद में हर महीने आने लगेगी। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, दोनों भाषा में आएगी। तो सिंपल से याद रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने अभी ई पत्रिका लॉन्च की है, उसका नाम बताओ, सपनों की उड़ान। बस इतना सा आपसे पूछेंगे, ये ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा उसका विषय आपसे पूछ सकते हैं, पहला जो संस्करण है उसका विषय क्या है, थीम क्या है, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अगस्त महीने में भारतीय क्रिकेटर कौन से वो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट से अभी संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा शिखर धवन। वैसे मैंने आपको बताया था पूरे 2024 में अभी तक 3 क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑल फॉर्मेट से संन्यास लिया है। वो कौन कौन है, एक तो शिखर धवन है, और एक दिनेश कार्तिक है, और केदार जाधव है। ठीक है, ऑल फॉर्मेट से संन्यास लिया उसकी बात कर रहा हूं मैं, T20 वगैरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भारत किस वर्ष में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो ये जो अभी बात है, ये हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने ही बोला है कि चंद्रयान 4 को हम कब लॉन्च करेंगे, तो 2027 में लॉन्च करेंगे। और ये 5 मॉड्यूल इसमें भेजे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 अलग अलग इसमें मॉड्यूल होंगे। अभी जो चंद्रयान 3 हमारा गया था वो 3 मॉड्यूल उसमें भेजे गए थे। जो इंजन था, प्रपल्शन मॉड्यूल उसको बोला है, एक लैंडर था और एक रोवर था। आप लोग बताएंगे उसमें लैंडर और रोवर का नाम क्या था। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, अभी किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया? एग्जाम में यह आएगा प्रश्न कि आरंभ कार्यक्रम अभी किस राज्य ने शुरू किया है? तो सिंपल से याद रखेंगे, पंजाब ने। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन सा कार्यक्रम, आरंभ कार्यक्रम, पंजाब। उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना। 3 पॉइंट ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, देखो जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है वहां पे हर क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है, आप इसे यूं समझो कि हम ये रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन ऐसे ही किया जाता है, थोड़ा थोड़ा जो भी उस प्रश्न से इंपॉर्टेंट बातें वही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें क्विक रिवाइज करने हैं, जो हमने पढ़ लिया है उसका वहां यहाँ हम रिविजन कर रहे हैं। तो रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे भी अगर मैं डिटेल में बताने लगूंगा तो फिर उसमें और इसमें क्या अंतर हो गया, और फिर टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आपके लिए फिर वही वाली बनी है। रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है, बुक का नाम है द साइंटिस्ट
एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, इस बुक को किसने लिखा है? तो याद रखना कल्पना शंकर ने लिखा है। और इसको लॉन्च किसने किया है? सौम्या स्वामीनाथन ने इसको लॉन्च किया है। सौम्या स्वामीनाथन ये आप जानते हो वैसे तो, जो हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के जो पितामह यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहे जाते थे, MS स्वामीनाथन, ये उनकी बेटी है और इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, इसलिए बुक इंपॉर्टेंट बनती है। बुक का नाम याद रखना, किसने लॉन्च किया ये याद रखना। अच्छा, एक और कल्पना नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर भी ऐसे करेगा। कल्पना किल्लावाला इनका नाम है। अब आप लोग बताएंगे इन्होंने अभी कौन सी बुक लिखी थी, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भी हीरा कहाँ पे खोजा है? तो सिंपल सा याद रखेंगे, बोत्सवाना में खोजा है, अफ्रीकी देश ही है बोत्सवाना भी। अब आप पूछ सकते हो ये दुनिया का अगर दूसरा सबसे बड़ा है तो फिर पहला सबसे बड़ा कहाँ पे खोजा गया था और वो कितने कैरेट का था? तो वो साउथ अफ्रीका में खोजा गया था और ये बात है 1905 की। वो कितने कैरेट का था? 3106 कैरेट का। और ये इतने कैरेट का है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है जो कि बोत्सवाना में खोजा गया है। बोत्सवाना न्यूज में है ये देश, तो मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ और स्टैटिक बता देता हूँ। ये अफ्रीकी महाद्वीप है, यहाँ पे मिलेगा आपको बोत्सवाना। कैपिटल गैबरॉन होती है, करेंसी है बोत्सवाना पुला। और बोत्सवाना में ही आप देखोगे आपको एक कालाहारी मरुस्थल मिलेगा। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल मिलेगा और यहीं पे आपको बुशमैन जनजाति मिलेगी, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला, अब ये देश का पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाए, देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है केरल में और इसका उद्घाटन किया है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं BR गवई ने। कहाँ पे? केरल में भी। कहा? केरल के कोल्लम में इसे स्थापित किया गया है। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब होते हैं ऐसे दस्तावेज जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूं तो चेक कोई करेंसी तो है नहीं, कोई नोट तो है नहीं, खाली है तो बेकार है। लेकिन अगर मैं भर देता हूँ कि ये आपको इतने रुपए दिए जाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया 10,000 रुपए, तो उसकी वैल्यू हो गई है। तो जैसे चेक के मामले या इस तरह के जो मामले होते हैं उनके लिए है ये कोर्ट, देश का पहला डिजिटल कोर्ट ऐसे मामलों के लिए खोला गया केरल में। ये प्रश्न है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये हो गया जो समन होते हैं, जो वारंट होते हैं, उनको अब डिजिटल माध्यम से आप जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? समय की बचत होगी और न्यायिक प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। तो याद रखेंगे ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश बन गया है। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अच्छा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आपको समझना होगा। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इसको समझना आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न बनेगा तो भी आप कर पाओगे और वैसे नॉलेज वाइज तो आपको पता होना ही चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बन गया है महाराष्ट्र। अब इस स्कीम में है क्या, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। छोटा सा वीडियो ही है लेकिन डिटेल में आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाएगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई भी कौन बन गए हैं? तो इनका तो उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेगबीर सिंह। ये तेगबीर सिंह कहाँ से हैं? तो ये पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं। इनकी उम्र मात्र 5 साल है। और माउंट किलिमंजारो की भी बात करें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको किस देश में मिलेगी? ये आपको तंजानिया देश में मिलेगी। और इसको फतह करने वाले सबसे यंगेस्ट एशियन ये बन गए हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की अभी घोषणा की गई है? तो 5 नए जिले बनेंगे। अभी तक यहाँ पे 2 ही जिले थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल। अब यहाँ पे 5 नए जिले बनने वाले। 5 नए जिले कौन कौन से वो भी मैं आपको बता दूं उनके नाम। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 5। और आपको पता है अभी तक लद्दाख में केवल 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। लेकिन अब 5 और नए जिले बनने वाले हैं, उनके नाम भी आप देख लो। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। वैसे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? तो BD मिश्रा है, इनका नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या
कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने अभी कौन सा मेडल जीता है। तो यहाँ पे हमने सिल्वर मेडल जीता है। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की बात कर रहे हैं। इस बार ये तीसरा संस्करण था जो कि मालदीव में हुआ था। भारतीय पुरुष सर्फिंग टीम ने सिल्वर जीता, गोल्ड जापान की टीम ने जीता है। अच्छा, एक नोट करने वाली बात ये है, जो सर्फिंग गेम है पहली बार 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे वहां पे इसको शामिल किया जाएगा। अब ये भी पॉइंट बन जाएगा 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, तो ये जापान में होंगे। अच्छा, एक कप आपसे पूछा जा सकता है, मेहरुबा कप, इसका संबंध किस खेल से है, सर्फिंग से है, ये ध्यान रखना। तो सारी काम की बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ध्यान में रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो उत्तर हो जाएगा तन्वी पत्री ने। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन अभी चाइना के चेंगडू में हुआ था, अगस्त में हुआ। और यहाँ पे अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 14 साल की उड़ीसा की एक बच्ची है, तन्वी पत्री इनका नाम है। और अभी इन्होंने यहाँ पे महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। वियतनाम के प्लेयर को इन्होंने यहाँ पे फाइनल में हराया। और इस तरह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो चैंपियनशिप है एशियाई अंडर 15, इसमें वुमेन सिंगल या एकल खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इनसे पहले दो कौन थी, 2017 में सामी याया इमाद और 2019 में तस्नीम मीर ने जीता था। और अब तीसरी बार इन्होंने जीत लिया है। नाम क्या है इनका, तन्वी पत्री है। कौन सी चैंपियनशिप जीती है वो भी मैं आपको बता दिया, बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में ये विजेता रही है। वहीं अंडर 17 में भी एक पुरुष एक मेडल लेकर के आए हैं, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल है। उनका भी नाम मैं आपको बता दूं, ज्ञान दत्तू उनका नाम है, लेकिन इनका नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वुमेन सिंगल का यहाँ पे इन्होंने टाइटल जीता और ये खिताब जीतने वाली वो तीसरी भारतीय है। इसीलिए देखो, बैडमिंटन एशिया का मुख्यालय जरूर याद रखना, इसका मुख्यालय आपको मलेशिया में मिलेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये कहाँ पे खुला गया है। तो आंसर हो जाएगा बंगलुरु में। और इसका नाम क्या रखा है, पालिके बाजार। और किसकी तर्ज पर इसको डिजाइन किया गया है, तो दिल्ली का जो पालिका बाजार है उसी की तर्ज पर। आप देखोगे नाम भी मिलता जुलता है, इसका नाम दिल्ली वाले का पालिका बाजार है, इसका पालिके बाजार कर दिया है। तो याद रखना सिंपल सा, कहाँ पे, बंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भी नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है। तो टॉप पे रहा है मनीला। एक्चुअली में बताया क्या गया है यहाँ पे, जो रियल इस्टेट होता है, जो प्रॉपर्टी, उनकी कीमतें किसकी ज्यादा बढ़ रही है कहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग बताई गई है। तो मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है। यहाँ पे बताया गया कि 12 महीने में जो परसेंटेज में चेंज आया है प्रॉपर्टी के दामों में, वो यहाँ पे 26% है। 26% तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं मनीला में, और इसके साथ इसको टॉप रैंक दिया गया। दूसरे स्थान पे मुंबई को रखा भारत से, यहाँ पे 13% दाम बढ़े। और दिल्ली में 10.6% दाम बढ़े, तो दिल्ली को तीसरे स्थान पे रखा। इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो 3 भारतीय शहर हैं, बंगलुरु भी है इसमें, 3.7% दाम बढ़े और इसके साथ ये 15वें स्थान पर है। पहले 3 आप याद रख लो, हमारा काम हो जाएगा। कौन सा इंडेक्स है ये ध्यान रख लो, किसने जारी किया ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में टॉप पर है। मतलब सबसे ज्यादा जो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहां पर बताए गए हैं, ये प्रश्न है। तो आंसर होगा कर्नाटक में। कितने बताए गए कर्नाटक में, 5765। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे टोटल पब्लिक चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 3728 है, तो ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे यूपी है, चौथे पे दिल्ली है। तो पहला याद रख लेंगे, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन। वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे ये कब मनाते हैं, तो 9 सितंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून अभी ये कहाँ पे लागू हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं सिंपल भाषा में, इसका क्या मतलब हो गया। जैसे कि आप ऑफिस जाते हो, आपका ऑफिस का टाइम है मॉर्निंग में 10 से 5 तक, तो ऑफिस में रहोगे तो ऑफिस का काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन 5 बजे बाद आपका ऑफिस खत्म हो जाता है, ऑफिस आवर खत्म हो गया, तो अब उसके बाद आप घर जाओ, पार्क में घूमने जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो ऑफिस का अगर आपको कोई भी काम दिया जाए, ऑफिस का मैसेज आता है, ऑफिस का ईमेल आता है, ऑफिस की तरफ से फोन आता है कि ये काम कर दो यार, वो काम कर दो यार, तो अब आप यहाँ पे ये कानून लागू होने के बाद अपने
ऑफिस वालों को मना कर सकते हो, चाहो तो उनका फोन ही मत उठाओ, चाहो तो उनका ईमेल ही मत खोलो, क्योंकि ये कानून आपको अधिकार देता है अपने ऑफिस से डिस्कनेक्ट होने का। उसके टाइम के बाद में आपको कोई जरूरत नहीं है ऑफिस का काम करने की। और ये उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों किया गया, ताकि भाई आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आपका भी कोई प्राइवेट स्पेस है, आप भी उसे जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं दिन भर ही आप ऑफिस के काम में लगे रहो। तो ये सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको समझा दिया सिंपल भाषा में। तो याद रखना अभी इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूज में है तो इसको देख लो एक बार। ये मैप में ऑस्ट्रेलिया है, कैपिटल कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन करेंसी यहाँ की करेंसी होती है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए भी फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। ध्रुवों का अध्ययन करना यानी कि स्टडी ऑफ पोल्स, अर्थ के जो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी स्टडी करेगा ये। उसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करेगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला, अब ये पहला है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल ये किसने डेवलप किया है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। भाई अभी जो सोलर पैनल्स आते हैं जो हम छतों पे लगाते हैं, बहुत हार्ड होते होंगे, आप देखते होंगे किसके बने होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अब ये जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल इन्होंने डेवलप किए हैं, इन्होंने कहा जो अभी ट्रेडिशनल जो हम देखते हैं जो सोलर पैनल आते हैं उससे भी ये 150 गुना पतले हैं और 5% ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेंगे ये। मतलब इतने गुना तो ये पतले हैं और जो नॉर्मल जितनी एनर्जी ये पैदा करते हैं उससे 5% ज्यादा ही ये बिजली पैदा करेंगे। मतलब प्लास्टिक की थैली आती है ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी, उसी तरह से होंगे। और आपके छत पे या जिस जहां पर भी धूप आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसे लगा दो, ये सोलर पैनल की तरह काम करने लग जाएंगे। और अगर बात करें इसे किस मटेरियल से बनाया गया है, तो एक मटेरियल है पेरोवस्काइट, उससे इसको बनाया गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने डेवलप किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। मतलब मैंने आपको समझा दिया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसी तरह की एक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। अब आप में से कौन वो स्टूडेंट हैं जो मुझे बताएंगे उस योजना का नाम। बिल्कुल इसी तरह की योजना है, बस एक शब्द चेंज हो गया है, शिक्षा की जगह वहां पे कुछ और आता है। चलो बताओ कौन कौन बताएंगे। बाकी इसके बारे में आपको बता दो, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के बारे में। तो इसमें जो कमजोर महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके माता पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए, 1000 रुपए प्रति मंथ दिया जाएगा। उनके माता पिता की जो इनकम है लेकिन 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए प्रति वर्ष, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। तो ये ध्यान रखना योजना का नाम। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो आंसर होगा भारत ने जीता है। अच्छा, ये बात करें ये चैंपियनशिप हुई कहां पे, अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, तो जॉर्डन के अम्मान में हुई थी अभी अगस्त में ये। और वैसे जो भारतीय दल था इसमें पुरुष भी आ गए और महिलाएं भी आ गई। तो टोटल ने 10 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज मेडल है। लेकिन अगर इसमें पुरुषों को मैं हटा दूं ना, तो महिलाओं में आप देखोगे 8 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। मतलब ये महिलाओं की हमने बात की है ना। और पुरुषों में 2 ब्रॉन्ज लेकर के आए बस। तो टोटल में तो टोटल 10 मेडल हो चुके हैं। और इसीलिए हमारा प्रश्न क्या था, देखो इस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि आरबीआई ने यूएलआई, या यूएलआई का मतलब क्या होता है, यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि एल का अर्थ क्या है। तो पूरी फुल फॉर्म अगर पता होगी, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, तो लेंडिंग यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पूरा नाम आपको ध्यान रखना है क्या ये, तो आरबीआई ने इसे यूपीआई के तर्ज पे लॉन्च किया है। यूपीआई तो मतलब आपको पता है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप अपने मोबाइल से जो पैसा ट्रांसफर करते हो, टिक 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 बटन दबाया और पैसा चला जाता है दूसरे के अकाउंट में या आपके अकाउंट में आ जाता है, वो इसी के थ्रू आता है। तो ये तो पैसा भेजने का प्रोसेस हो गया, आपने पिन डाला और पैसा इधर से उधर चला जाएगा। उसी तरह से हम लोन लेते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, बहुत सारी उसमें फेक भी है, फर्जी भी है। तो ऐसे एप्लीकेशन पे आरबीआई का पूरा कंट्रोल नहीं है। तो आरबीआई अब ये खुद का सिस्टम लेकर के आ रही है, यूएलआई। और यूपीआई की तरह ये आपसे बैंक से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप पिन डालोगे और आपको लोन मिल जाएगा। ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी।
और एक लाइन में कहूं तो यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये लोन लेने के पूरे सिस्टम को आसान बनाएगा। प्रोसेसिंग में जो समय लगता है, जो पेपर वर्क होता है, वो यहाँ पे बहुत कम होगा। बहुत कम समय में, बहुत कम प्रोसेसिंग में आपको लोन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात होगी जो फर्जी एप्लीकेशन चलती है उनमें फंसने से आप बच जाओगे। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना, प्रश्न आएगा एग्जाम में ये फुल फॉर्म से संबंधित। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? तो आंसर होगा जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं, जो भी वर्तमान में आपको पता है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, लेकिन ये इस साल के अंत तक यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे या बोलू हट जाएंगे, और उसके बाद ये आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे। अभी वैसे आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको पता है, ग्रेग बार्कले हैं, और वो न्यूजीलैंड से हैं, तो उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, तो ये उनके स्थान पे चले जाएंगे। कौन? जय शाह। अच्छा, वैसे जय शाह से आपको याद आएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष भी हैं, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? कोलंबो में। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, ये नाम भी मैंने आपको बताया था। कौन? मोहसिन नकवी। ये कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष है। तो इस प्रश्न में मैंने आपको 2 अपॉइंटमेंट बता दिए हैं, इन दोनों को नाम याद रखना, जय शाह का और मोहसिन नकवी का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक का है कि मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है तरुण चुग ने। तरुण चुग ये कौन है? भाजपा महासचिव हैं, और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। अब इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया था। बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, और पीछे मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा भी था कि भैया नेस्कॉम की चेयरपर्सन अभी कौन बन गई है बताइए। तो इसका उत्तर होगा क्या? सिंधु गंगाधरन। देखना भैया आप में से किस किसने प्रश्न का सही उत्तर दिया था, किस किस को याद था या नहीं था, ये आप कंफर्म कर लेना। और अभी प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजेश नाम्बियार उनका नाम है, मतलब उनको अपॉइंट कर दिया गया है, और चेयरपर्सन सिंधु गंगाधरन बन गई है। दोनों नाम याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल अभी किसे बनाया गया है? तो नाम याद रखना, बी श्रीनिवासन इनका नाम है, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? नलिन प्रभात का स्थान लिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे, इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, हेडक्वार्टर मानेसर हरियाणा में है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर में जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 होगी, ये कहां पे होगी? तो याद रखना ये चाइना में होगी। एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इस बार इसका ये 8वां संस्करण है, जो कि कहां पे होगा? चाइना में होगा। और इसमें जो भारतीय टीम है उसके कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। और हमारे याद रखना मेंस हॉकी टीम के कोच का नाम क्रेग फुलटन है, इनका नाम एग्जाम में आ चुका है, और ये कोच रहते हुए हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले साल जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पे भी हमने मेडल जीता था, अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए यहाँ पे भी ये हमारी टीम मेडल जीत के आई है। तो ये अच्छे कोच हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, इनका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ अभी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सतीश कुमार बन गए हैं। सिंपल से याद रखना, क्या नाम है? सतीश कुमार है, और किनका स्थान इन्होंने लिया है? जया वर्मा सिन्हा का स्थान इन्होंने लिया है। और इस पद पर आने वाली आपको पता है ये पहली महिला थी, लेकिन अभी 31 अगस्त को ये रिटायर्ड हो गई है, और अब नए बन गए हैं सतीश कुमार। ऑप्शन पे देख लो, सारे इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया अभी 16वें वित्त आयोग के सचिव बने थे, और एम खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, और इंद्रमणि पांडे मैंने आपको बताया बिम्स्टेक के अभी सेक्रेटरी जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने किस देश को सिग 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है? सिंपल सा पूछेगा प्रश्न कि सिग 716 ये जो असॉल्ट राइफल्स है ये भारत किस देश से खरीद रहा है? तो याद रखना अमेरिका से खरीद रहा है, और वहां पे एक कंपनी है सिग सौर, SAUER, ये हमें बना करके देगी ये सिग 716 असॉल्ट राइफल्स। ये हम दूसरी बार खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं अभी दूसरी बार? 73,000 खरीद रहे हैं। कितने रुपए में? 837 करोड़ रुपए में। जो हमने पहला ऑर्डर दिया था वो हमने कितने का दिया था? 72,400 सिग 716 असॉल्ट राइफल्स हमने खरीदी थी 647 करोड़ रुपीस में, और इस तरह से अब हमारे पास 1.45 लाख ये असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। इनकी रेंज जरूर ध्यान रख लेना, रेंज पूछी जा सकती है, 500 मीटर इसकी रेंज है। इतना सा याद रखना है जितना मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। और मैंने आपको बताया था अभी टोटल 8 रेलवे स्टेशन के उत्तर प्रदेश ने नाम बदले हैं, तो ये 8 के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं भी रुक के रीड ही करूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर लेना। अभी जो मैंने क्वेश्चन में पूछा वो फुर्सतगंज वाला था, तपेश्वर धाम इसका नाम कर दिया है। बाकी लिस्ट आपके सामने है, आप इसे रीड कर लो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 28 अगस्त 2024 को किस योजना ने 10 साल पूरे कर लिए अपने, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। मैं इस प्रश्न से आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रश्न एग्जाम में ये नहीं पूछेगा किसने 10 साल कर लिए, कितने क्या कर लिया, वो डायरेक्ट पूछ लेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, क्योंकि अभी न्यूज में आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि 10 साल पूरे कर लिए। तो सिंपल सा पूछेगा इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, यही डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव ये इनिशिएटिव है। बाकी जो जीरो खाते या जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे वो इसी के अंतर्गत खोले गए थे और उसमें ये सारी फैसिलिटी दी गई थी। सो सिंपल इसका याद रखेंगे, उद्घाटन कब किया गया था, कब लॉन्च की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सिंगल स्ट्रेन ऑरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल, इसको अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा हैदराबाद में। थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि इस वैक्सीन को मुख्य रूप से बनाया किसने, तो भारत की एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक, हैदराबाद की ये कंपनी है और इसी ने इसको बनाया है, निर्माण किया है। वैक्सीन का नाम हिलकोल है और ये एक सिंगल स्ट्रेन ऑरल कोलेरा वैक्सीन है। कोलेरा मतलब हैजा की वैक्सीन है, ऑरल मतलब इसे मुंह से दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन का नाम याद रखना, किसने बनाई है वो याद रखना। और हैजा जो है कोलेरा जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। अगर जैसे गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, तो उन सबसे ये चीजें होती है। तो प्रश्न में यही आपसे पूछा था, ये 3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, किस कंपनी ने बनाया, कौन सी वैक्सीन है और कहां से इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किन की याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में उनकी जयंती को मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। बाकी और ध्यान रखने वाली क्या बात है, एक याद रख लो, एकमात्र हॉकी खिलाड़ी जिनके सम्मान में सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो यही है मेजर ध्यानचंद। और इनके सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है। वैसे पुरस्कार तो किसी और के नाम से शुरू किया गया था, खेल के क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी की याद में शुरू किया गया था इसे 1991-92 में, लेकिन 2021 में सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसका नाम रख दिया है। अभी लेटेस्ट 2023 का 2 बैडमिंटन प्लेयर है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला था। चलो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 29 अगस्त को कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये याद रखना। खेल से संबंधित ये 3 दिवस और हैं, इनको भी ध्यान रख लो। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को, अभी ये नया हमने मनाना शुरू किया, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून और वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अभी किसे बनाया गया, तो राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके भी डायरेक्टर जनरल अभी किसे बना दिया गया, दलजीत सिंह चौधरी को। आपको पता है ऑलरेडी ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है। बीएसएफ का भी अभी इनको बना दिया गया, तो ये भी नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है फिर, अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका खिताब किसने जीत लिया, तो बांग्लादेश ने जीत लिया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप की हमने बात की, 2024 में 6ठा संस्करण था, ये नेपाल में हुआ था। बांग्लादेश ने जीत लिया, पहली बार जीता है। किसे हराया, तो नेपाल को हराया। ये पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, पूरा क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी अगस्त 2024 में कहां से भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम आईएनएस अरिघात है, इसको नौसेना में शामिल कर लिया, नेवी में कमीशन कर लिया। कहां से, विशाखापत्तनम से। बस यही ध्यान रखने वाली बात है, याद रखना। भारत की दूसरी परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिघात, इसका नाम है, एक तो ये याद रखना। कहां से इसको कमीशन किया गया नेवी में, विशाखापत्तनम से। बनाया किसने, शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम में इसको बनाया गया। और इसमें स्वदेशी K-15 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाई गई हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। इस सबमरीन का वजन की बात करेंगे तो 6000 टन इसका वजन है। अरिघात का मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला, दुश्मनों का संहार करने वाला।
और मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में इसका नाम अरिदमन INS अरिदमन रखा गया था, लेकिन इसको जब हमने 2017 में लॉन्च किया था, देखो लॉन्च 2017 में कर दिया था, तब से इसकी टेस्टिंग चल रही है। भाई टेस्टिंग करनी पड़ती है कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, और उसके बाद फाइनली अब जाकर के इसको नौसेना को दिया है, नौसेना में कमीशन किया है। तो पहले इसका नाम ये था, लॉन्चिंग के वक्त इसका नाम बदल के INS अरिहंत कर दिया, ये जरूर ध्यान में रख लेना। और हमारी जो पहली, भाई ये दूसरी है ना, भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है, तो पहला वाला कौन सा था, तो INS वो अरिहंत था, वो भी याद रखना है ना, ये INS अरिघात है, वो INS अरिहंत था। तो सारी बातें मैंने यहाँ बता दी। आप अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी एक बार देखने जैसा, एक बार देख लो कि $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली नॉन टेक कंपनी कौन सी बन गई है। पहली बनी है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहली नॉन टेक कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन के बराबर हो चुका है, वो बर्कशायर हैथवे कंपनी है। ये दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, उनकी कंपनी है। वैसे वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखोगे तो पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है। नंबर 1 पे एप्पल है, इसका वैल्यूएशन कितना है, $3.44 ट्रिलियन का है। और बर्कशायर हैथवे ये आपको दिख जाएगी, $1 ट्रिलियन इसका हो चुका है वैल्यूएशन। और इस तरह से $1 ट्रिलियन पे आने वाली ये पहली नॉन टेक कंपनी बन गई है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभी शानशान नाम का एक तूफान है, ये किस देश में आया है, तो जापान में आया है। बस इतना सा ध्यान रखना, शानशान तूफान ने कहाँ पे तबाही मचाई, जापान में। और इसी साल जापान में भी कुछ समय पहले एम्पिल नाम का तूफान भी आया था, वो भी ध्यान रखना, एम्पिल नाम का तूफान भी जापान में आया था। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में पैरालंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो आंसर होगा अवनी लखेरा। अवनी लखेरा याद रखना, ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती है। कहां से, राजस्थान से बिलोंग करती है। ये एक पैराशूटर है। अभी जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग कैटेगरी में। और इस तरह से पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। अब 2 गोल्ड मेडल कैसे हो गए, एक तो ये अभी इन्होंने जीत लिया, और पिछला वाला आपको याद होगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इस तरह से पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मैं बार बार महिला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनसे पहले ये कारनामा कर चुके हैं देवेंद्र झाझरिया। वो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले अभी तक एकमात्र खिलाड़ी थे, लेकिन अब एकमात्र नहीं बोलूंगा उन्हें, क्योंकि अवनी भी उसी कैटेगरी में आ गई है। तो अब इनके लिए मैं ये शब्द, ये लाइन यूज कर सकता हूँ कि पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया है। इनका संबंध जेवेलियन थ्रो से है। और महिलाओं में पहली महिला बन गई है अवनी लखेरा। बात समझ में आ गई। और वैसे 31 अगस्त तक के ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो 31 अगस्त तक अगर हम देखें तो हमारे पास पेरिस पैरालंपिक में 4 मेडल आए। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, और भी मेडल आएंगे, वो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन एक नाम तो ये देख लो अवनी लखेरा का, और प्रीति पाल का नाम भी ध्यान रख लो, क्योंकि पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय है। ब्रोंज जीता है वैसे इन्होंने, लेकिन इस इवेंट में ये पहली भारतीय हैं, तो नाम ध्यान रखना पड़ेगा, प्रीति पाल इनका नाम है। मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो ये इंपॉर्टेंट नाम, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अवनी लखेरा का है, इनका नाम ध्यान रखना। बाकी और जो मेडल आएंगे वो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तो फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी किस मंत्रालय ने शी बॉक्स नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी है। अभी इन्होंने इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया, इस पोर्टल को, जिसका नाम शी बॉक्स है। ये पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल पर महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, उन शिकायतों की निगरानी, यानी कि उन्हें ट्रैक कर सकेंगी, और ये पक्का कर सकेंगी उनकी शिकायत का निपटारा टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पोर्टल का नाम शी बॉक्स है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी जो लॉन्च हुआ है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, अभी भी इंडिया का फर्स्ट है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो नाम करेंगे आप क्या, समुद्र प्रताप इसका नाम है। तो सिंपल याद रखेंगे, समुद्र प्रताप है क्या, ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको बनाया किसने, डिजाइन किसने किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और गोवा में ही इसको लॉन्च किया गया है। किसके लिए तैयार किया है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए इसको तैयार किया गया है। तो ये पहली बार है जब प्रदूषण नियंत्रण पोत को स्वदेशी रूप से हमने डिजाइन किया, तैयार किया। तो ये ध्यान रखेंगे आप, नाम याद रखना, समुद्र प्रताप इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अगला प्रश्न है
कि अभी अक्टूबर महीने में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है ये कहाँ पर होगी? तो याद रखना ये पाकिस्तान में होगी। कब? अभी अक्टूबर में होगी। और पाकिस्तान ने अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी इन्वाइट किया है यहाँ पे आने के लिए। और अभी जुलाई महीने में हमने देखा था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी? कजाकिस्तान में हुई थी। SCO की स्टैटिक जरा देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, हेड झांगमिंग है। पिछले साल इसका नवा सदस्य देश ईरान बना था और अभी जब कजाकिस्तान में इसकी बैठक हुई थी तो 10वां इसका सदस्य देश बेलारूस बना था। इसके 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, यानी कि पर्यवेक्षक देश है, एक अफगानिस्तान और एक मंगोलिया। ये स्टैटिक ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो ये है धुलीखेल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के कावरे पालनचोक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। इतना सा आपको ध्यान रखना, इसका नाम याद रखना। धुलीखेल इसका नाम है। किस देश का है ये? नेपाल का है। नेपाल के स्टैटिक में आपको बता दूं, ये तो मैप में नेपाल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कैपिटल काठमांडू है और यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा? सार्क का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेपाली रुपया करेंसी है। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से तो नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत जो नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो कहते हैं कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा नहीं है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हो, पहली बार चीजों को पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको स्पीड ज्यादा लगे। लेकिन जो रेगुलर है, तो रेगुलर पढ़ते हैं, मैं डेली करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ाता हूं, अगर एक ही एक चीज को आप बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और रिवीजन में तो स्पीड बढ़ती ही है। यहां मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि कैपिटल क्या होती है, काठमांडू होती है और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय होता है, बाकी करेंसी क्या होती है, नेपाली रुपया होती है, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा और ना आपको ऐसे पढ़ना है। तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में रेगुलर रहिए, आपकी भी पढ़ने की ऐसी स्पीड हो जाएगी। और स्पीड बनेगी तभी आप कम समय में ज्यादा कंटेंट को पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि हम सभी के पास 24 घंटे ही हैं। अब देखना यह है किसकी स्पीड कितनी है, वही आगे निकलेगा। अगला देखते हैं प्रश्न। और हाँ गाइज, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो देखो यहाँ पे लाइक का बटन होता है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता ना, यहाँ पे लाइक का बटन होता है मेरे यार, इसको प्रेस जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। आप मेरा गला देख रहे होंगे, बोलते बोलते मेरा गला बैठ चुका है, स्टार्टिंग में जो आवाज थी अभी वैसी नहीं निकल रही है। तो बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को तैयार करने में, बनाने में। मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करना, अप्रिशिएट जरूर करना, अगर मेहनत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? और ये बिहार का पहला है। तो जो बिहार के स्टूडेंट है वो तो मुख्य रूप से याद रखेंगे राजगीर, इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमने कहां से कहां तक कवर कर लिया, एक बार फिर से बता दूं, 22 से लेके 31 अगस्त तक हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारे अगस्त महीने के सारे वीकली पार्ट्स कवर हो चुके हैं। और जो मंथली रिवीजन करते हैं उसका मंथली वाला पहला वाला पार्ट मैंने बना करके दे दिया था 1 से लेके 15 तारीख तक। अभी दूसरा वाला पार्ट एक आध दिन में आपको मिल जाएगा 16 से लेके 31 तारीख तक। और जब ये दोनों कवर हो जाएंगे उसके बाद जो क्विक रिवीजन में आपको कराता हूँ पूरे मंथली का 1 से लेके 31 तारीख तक का, वो 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बनाने में टाइम लगेगा, जिसमें हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं होता है, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको। सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन डेली करंट अफेयर्स में, फिर वीकली में आपको मिल जाएगा, फिर मंथली में मिल जाएगा। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल रहा है भाई, सबसे ज्यादा यहाँ, उससे थोड़ा कम यहाँ, थोड़ा कम यहाँ। अब यहाँ पे बिल्कुल ही हम एक्सप्लेनेशन गायब कर रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, यही फॉर्मेट रहेगा। ये फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन। जो लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो इस वीडियो को मत देखना, यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन होगा। क्वेश्चन आंसर धाड़ 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 ऐसे चलेंगे। तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।